Let's talk about magnetic field due to electric current. बट हम लोग हमेशा गाना लगाते हैं ना. थैंक यू अपूर्व. जैसे ही हम लोग हमेशा की तरह गाना लगाते हैं, आज गाने नहीं लगाएंगे. आज हम लगाएंगे इंस्टा रील्स. 5 इंस्टाग्राम रील के बाद लेक्चर चालू. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. हमारा पहला इंस्टा रील. होपफुली गाना अच्छा बजा. ये तो राजस्थानी. This is what happens to me. I say this song. क्या बोलते हैं? When people ask me when are you going to get married, I play this. कौन सा चाहिए पता नहीं. इंस्टा पे जो आ रहा है वो बजा रहा है. छुपा कर किया जाए. Okay. देखो जनरली मैं ये रील्स में देखता हूँ. मेरे 3-4 अकाउंट है इंस्टाग्राम पे. एंड दिस इज नॉट द इंस्टाग्राम अकाउंट दैट आई यूज इन जनरल. ये खुल गया तो मैंने बजा दिया ऐसा. बट या इंस्टा रील्स आर स्टूपिड एंड आई डू नॉट मेक इंस्टा रील्स. किसी बच्चे ने तो पूछा था सॉन्ग सर. ओह माय गॉड. तो आप रील बनाते हो? नहीं, मैं रील नहीं बनाता हूँ. आई रियली फाइंड देम स्टूपिड, वेरी स्टूपिड. Not actually stupid. There are people who make really good reels. मेरे को गाने वाले रील्स बहुत बकवास लगते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे लड़के नंगे ही होते हैं. सारे लोग ही नंगे होते हैं. बजाया ना कितना सारा. और क्या बजा. बहादुर तो सिक्का नहीं बजाऊंगा मैं. चलो लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग रील्स. आई गेस दे आर गुड बिकॉज प्रमोशन भी आगे के प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे. दीज डेज मेरे को पता नहीं क्या है. अपूर्व, इज इट अ सॉन्ग और समथिंग? अरे कभी कभी चेंज चाहिए यार. हमेशा वही कैसा अच्छा लगे है कि नहीं. अगली बार अपन दीज डेज और एक गाना बताएंगे. अपूर्व याद देना. ए बैकग्राउंड वॉइस कम चला ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है चल. Let's talk about magnetic field of electric current and stuff. But before that, let me just talk about charges again.
क्या मेरे को कोई बता सकता है कि चार्जेस क्या होता है? मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, करंट पढ़ा है, तो टेक्निकली चार्जेस का जो पूरा हिस्सा है वो मेरा ही है। तो मेरे को कोई बता सकता है कि चार्जेस क्या होता है? What are charges? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस। चार्जेस को अगर डिफाइन करना हो तो वो पॉसिबल है ही नहीं, बट ये बोल सकते हैं कि चार्जेस आर एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है बच्चों? बता बच्चों, चार्जेस आर एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब ये मैटर का वो हिस्सा होता है जो जिसको हटा ही नहीं सकते हम लोग, जिसको हम लोग हटा ही नहीं सकते। ठीक है, दो टाइप के चार्जेस हैं, एक सब जानते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव, बरोबर। पॉजिटिव मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूंगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है, वो हीलियम न्यूक्लियस जैसा एक्ट करता है, मतलब इनका चार्ज होता है +2 और मास होता है +4। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव पार्टिकल्स का, तो एग्जाम्पल होता है बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स जनरली एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मास कुछ नहीं होता, बट इसका चार्ज होता है -1। हम ये चार्जेस के बारे में जानते हैं, हमने पढ़ा कि चार्जेस रेस्ट पे भी हो सकते हैं, चार्जेस रेस्ट पे हो सकते हैं और मूविंग भी हो सकते हैं। अच्छा, चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इनका स्पीड जो होता है ना, दैट इज 0। और इसके लिए हमने एक पूरी ब्रांच ऑफ स्टडी कर ली जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर तो आप सभी को याद है तो मैंने बताया है तुम लोग सबको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 11th में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 12th में भी पढ़ा है। मैंने काफी सारा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है तुमको 12th में, काफी सारा 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो मैंने 12th में तुमको पढ़ाया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आई कहना सपोज कि थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अगली बार किसी ने पूछा तो तुमको थोड़ा बहुत तो आ ही जाए। एक सेकेंड ना बच्चों, जरा 2 मिनट होल्ड करो। ठीक है, अब मूविंग चार्जेस में दो टाइप होती है। एक होता है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। क्या होता है बेटा? जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, और एक जब वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करता है। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है ना बच्चों, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, और जब स्पीड नहीं चेंज होगी तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और जब उसकी एक्सेलरेशन 0 होती है ना, तो वो दो चीजें क्रिएट करता है। एक समय पे क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चीज जो क्रिएट करता है ना वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग फिलहाल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फंसे में है। ये चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में डिस्कस करें। वेरिएबल स्पीड के ऊपर किसी ने क्वेश्चन रेज किया तो मैं वेरिएबल स्पीड के बारे में बता दूं। वेरिएबल स्पीड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। जहाँ पे उसकी स्पीड क्या होती है? कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। जब उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होती है ना बच्चों, उस समय पे उसको एक एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे पहला चीज है जो सबको पता होना चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है नहीं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करता है, जैसे लाइट, अल्फा पार्ट, गामा रेस, एक्स रेस, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स, ये सारे वेव्स क्रिएट करता है। बात समझ में? हमारा टॉपिक जो है वो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 तक ही है। आज ये जो चैप्टर है ना, तो एक्सेलरेशन को 0 बनाने तक का ही चैप्टर है। तो ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा माथा फोड़ना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चार्जेस अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। चार्जेस अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल करती है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, और उस समय वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काफी ज्यादा सक्षम है। हमारा चैप्टर इन सारी चीजों को डिस्कस करने पे तुला है। क्या हमको ये चीज समझा?
अगर समझा तो सब चैट बॉक्स में ना यस 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 टाइप कर दो। कम से कम 10-15 तो यस चाहिए। हाउ इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0? बच्चा जब स्पीड चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन कब आता है? जब स्पीड चेंज होता है। एक्सेलरेशन सिर्फ तभी आएगा जब स्पीड में बदलाव आएंगे, अगर स्पीड नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू मोर लाइन। ये जो स्टोरी है ना, इट स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल पर्सन कॉल्ड एज हेनरी क्रिस्टियन ओएस्टर। ठीक है, ये बंदे ने क्या बोला पता है? इन्होंने एक सादा सा एक कचरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लिया एक वायर, ठीक है, इस वायर में से पास की बिजली। बिजली कौन? चौथे फ्लोर वाली? नहीं, दिस इज करंट। कौन? करंट। अब उन्होंने दूसरे साइड में क्या लिया पता है? एक मैग्नेटिक नीडल। कंपास जानते हो? कंपास, कंपास समझते हो? जिसमें तुम लोग पेन पेंसिल रखते हैं, वो वाला कंपास नहीं बात कर। मैं वो वाले कंपास की बात कर रहा हूँ जो नॉर्थ और साउथ पोल को डिनोट करती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक, जिसके अंदर क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल होता है। अब ये मैग्नेटिक कंपास जो था ना, वो उन्होंने दूर रखा। दूर मतलब पड़ा हुआ था, उनको ऐसा कुछ खास लगा नहीं। फिर उन्होंने इस मैग्नेटिक कंपास को लाया नजदीक। जैसे उसको वो लोग नजदीक नजदीक घुमाने लगे ना, तो वो नीडल जो है ना वो भटकने लगा, वो डिफ्लेक्ट हो, दूर लेके गया तो कुछ नहीं हुआ। पर जैसे ही मैंने उस नीडल को नजदीक लाया, तो उसके अंदर जो पॉइंटर है ना वो बहुत ज्यादा हिलने लगा। ये देख के ओएस्टर्ड हो गए चिंतित। ओएस्टर्ड हो गए चिंतित। अभी तक उन्होंने क्या सीखा था पता है? कि जब भी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के नजदीक आएगा तो उनके बीच में रिपल्शन होगा या फिर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। मैग्नेट मैग्नेट के बीच में सुनाना, उन्होंने कहीं भी ये नहीं सुना था कि एक इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेट को तकलीफ दे सकती है। उन्होंने आज तक कभी ये नहीं सुना था कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी मैग्नेट को कुछ हो सकता है। और इन्होंने ये सबसे पहली दफे देखा। किसने देखा? ओएस्टर्ड ने देखा। ओएस्टर्ड ने ये देखने के बाद ये बताया कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने आसपास जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, कहीं कुछ तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। जब भी करंट मूव कर रहा है तो अपने साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिसके कारण ये मैग्नेट जो है वो डिस्टर्ब हुआ होगा। ये क्रिस्टियन ओएस्टर का सबसे पहला डाउट था। उनके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक गलती से उनको पता चला। क्या ये बात सबको समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण पहली बार एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी जिसको स्टडी किया। इसी को तो कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक सोर्सेस का सामना हुआ था फॉर दी फर्स्ट टाइम। क्या सबको चैप्टर का नाम समझा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यही है हमारे इस पूरे चैप्टर का एकमात्र उद्देश्य। ये मेरा माइक ठीक है तो वैसे ही क्यों भेज देती कचरा कर देती। हाउ फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट, वो बात की बात है, वो अभी, वो बाद में समझेंगे। क्या इतना सबको समझा? नहीं तो मेरे यार तुम खराब कर दी।
क्या इतना सबको समझा? बाजू वाला तो फिर मामा को बोलो। चल अब एक केस कंसिडर करते हैं कि भाई मेरे पास फिर से एक वायर ला दिया मैंने और इस वायर से पास हो रहा है करंट। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ करंट। अब तो क्या तुम लोग मान जाओगे इस चीज को? मैंने बोला और तुम मान गए? नहीं, हमको सर प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पे मेरे पास एक इमेज रखा। ऐसे ना जाए कि मैं सही सच में मना कर देता। ये इमेज है, ये है हमारा प्रूफ। दिस लिटिल थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें सब लोग अपने अपने राइट हैंड उठाओ। सब लोग अपना अपना राइट हैंड उठाओ, सब लोग। ठीक है, अगर तुम लोग देख सकते हो मेरे को स्क्रीन में तो ऑसम, नहीं देख सकते तो अपना राइट हैंड उठाओ, अपने फिंगर्स को कर्ल करो और थंब को ना ऊपर वाले डायरेक्शन में, कुछ ऐसा। थंब को ऊपर और अपने फिंगर्स को कर्ल। तो थंब है ना बेटा आप लोग का थंब, दैट रिप्रेजेंट्स मेरा करंट। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आपका जो फिंगर्स जैसा डायरेक्शन में कर्ल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर थंब को मैंने नीचे लिया, अगर थंब को मैंने नीचे लिया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा ना वो अलग होता है। ध्यान से देखो जरा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है अगर मैंने थंब के डायरेक्शन को चेंज किया। टेंथ में सिखाया है, यस वेरी गुड। ये सब अपन ने पास्ट सेक्शंस में सीखा है। पास में राइट एंड थंब रूल तो पढ़ा ही होगा सभी बच्चे। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। In fact, I'm going to talk about one more rule. And here is the image. एक इमेज पोस्ट कर रहा हूँ मैं ग्रुप में, देखना जरा। अरे ये क्या है? ये पोस्ट क्यों नहीं होगा? अब मैंने डिलीट कर दिया। कैन यू सी दिस इमेज? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर, सॉरी थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को कुछ ऐसा पोजीशन करे। सभी लोग अभी मेरे साथ कर, अभी का अभी मेरे साथ करो। सब उनको ऐसा 90 डिग्रीज पे लो और जोर जोर से बोलो FBI। क्या बोलेगा? FBI। इसमें आपका थंब जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये डायरेक्शन होता है फोर्स का। आपका फोर फिंगर जो रिप्रेजेंट करता है, जो पहला फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का, और आपका मिडिल फिंगर जो सबसे सबसे सबका प्यारा फिंगर होता है उसको वो होता है करंट के। दिस इज कॉल्ड एज FBI, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये दो रूल्स जो है ना सबको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रूल्स को ना हम लोग बहुत सारी दफे इस चैप्टर में यूज करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। क्या ये चीज सबको समझ में आया? FBI का कॉन्सेप्ट और ये राइट हैंड थंब रूल कुछ कुछ याद आ रहा है पास्ट में से?
एक ही बच्चे ने ये चला, बाकी लोग को क्या हो रहा है बच्चों? टाइप करो यस। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर अगर मेरा करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं पे ये भी बोलता है कि अगर मेरा करंट नीचे जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है। इसके अलावा मेरा पास राइट हैंड रूल है। यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन है मेरे फोर्स का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट जो है वो दोनों से परपेंडिकुलर चलना है। करंट कैसे चलेगा बेटा? दोनों से परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है। ये दो चीजें हैं जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली याद रखनी पड़ेगी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। Sir, why right hand rule also called as corkscrew rule? Okay, स्क्रूज में भी ना ऐसा ही होता है। जब भी हम लोग उसको ना स्क्रू के डायरेक्शन को अगर अपन थंब में रखें और मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ना तो वो अंदर की तरफ जाता है, और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू जो होता है वो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि वो सेम रूल ना स्क्रूज के साथ भी काम करता है। इसलिए उसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं या कॉर्क रूल भी बोलते हैं। और ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा है पता? ये हम लोग ने पढ़ा है हमारे चैप्टर में, कौन से? रोटेशनल डायनेमिक्स में भी पढ़ा है। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सेलरेशन का हमको डायरेक्शन बताना होता है ना, तभी भी हम लोग ये रूल्स को यूज करते हैं। किसको? राइट हैंड थंब रूल को या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सबको बताने का कारण क्या है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, something called as magnetic force. What is magnetic force? By any chance, does anybody remember what is magnetic force? मान लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट से साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होता है। क्या हो रहा है इसको? क्यों नहीं आ रहा है इधर प्रिंट? मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये मान लो मेरी कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसको इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगा ये साइड नॉर्थ होगा और ये साइड जो होगा वो साउथ होगा। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों? ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैंने क्या क्या पता है, यहाँ पे एक चार्ज लिया। क्या लिया बेटा? यहाँ पे एक चार्ज लिया और उस चार्ज को हमने लिख लिया क्यू। क्या लिख लिया? क्यू। और जैसे इस चार्ज को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूँ ना बेटा, तो ये चार्ज जब भटकने लगता है, तो भटकता है तो विद वेलोसिटी v भटकता है। कैसा भटकता है बेटा? जब भटकता है ना, ये भागने लगता है और ये भागता है विद वेलोसिटी v। अगर मैंने इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करने का सोचा, ठीक है, सो द फॉर्मूला कम्स आउट एज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स V क्रॉस B। देखो V और B दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। V जो है दैट इज मेरा वेलोसिटी वेक्टर, और B जो है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। B को क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये वो चीज है जो बताता है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू ज्यादा है। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू कम है, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कम स्ट्रांग है। क्या इतनी बात सबको समझी बच्चों? मैग्नेटिक लाइंस
मैग्नेटिक फोर्सेस, एक चार्ज है जिसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो चार्ज घूमने लगता है। अब जब ये घूमता है या इधर उधर भागता है तो उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। उसकी वेलोसिटी को मैंने v लिखा, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन को मैंने b लिखा, तो मेरे को पता चलता है कि ऐसा कुछ तो सिनेरियो बनता है। और ये क्या बात हुई बच्चों, दो ही जन है जो मेरे को यस नो कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं रोएगा तो चलेगा क्या तुम लोग को? नहीं ना, करने। उसने भी यस नहीं बोला, तुम भी यस नहीं बोलोगे, कैसे चले, कैसे चलेगा बताओ जरा। से 1 2 3 4 5 6 यस 7। Oh, there are 25 people not attending lecture. Yes, कैसे बोलो? 30% of the entire class is not attending lecture. तो चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जानवी, हमने चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले रखा। व्हाट्सएप विद द 22 स्टूडेंट्स जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड करे, नाम बताओ, मैं तुम्हारा, तुमको खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा नाम हमको पता चलता है कि नहीं पता चलता। दीपक, जयस्वाल, फ्रैंकलिन, जय, हर्ष, मनीष मौर्य, प्रतीक्षा मदने, रोशन, साहिल, साहिल, साक्षी, तेजल, सुजित, विमल। हाँ, ये वो वाले बच्चे थे जो लोग अपने आप मूव करे। तो ये स्लाइड में मैंने बेटा कुछ भी फैंटास्टिक नहीं समझाया। मैंने सिर्फ क्या समझा है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं किसी चार्ज को रख दूं तो वो चार्ज है ना, वो तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब ये मूव करेगा उसकी वेलोसिटी को मैं v लिखूंगा, और जिस फील्ड में रखा उसकी स्ट्रेंथ को मैं b लिखूंगा, और ये खुद ही मूव करेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ करने वाले हैं इसके साथ, कुछ किए बगैर ही ये मूव करता रहे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इसको रिजॉल्व करने का कोशिश भी करूं तो एफ मैग्नेटिक को मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होता है ना, वो है थीटा। दिस ओवर हियर इज माय मैग्नेटिक फोर्स। This magnetic force is also called as, another name for magnetic force is Lorentz. Another name for this magnetic force is Lorentz force. समझे सब लोग? अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कुछ लोग के दिमाग में, सर अगर ये तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में रखा था बरोबर, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, क्वेश्चन तो बन सकता है बरोबर। मान लो ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, this, let's say the line that I'm drawing now is, let's say, electric field. ठीक है, एंड अब जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चों, these let's are magnetic fields, और इनके ये दोनों कैसा रखा है बेटा, मैंने 90 डिग्रीज पे रखा, 90 पे रख सकते हो, 60 पे रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बस वो डायग्राम अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐसा रखा। और इनके अंदर मैंने कभी एक चार्ज डाल दिया Q,
अब ऐसा नहीं कि चार्ज डाल दे तो चार्ज शांत बैठेगा, इतना ज्यादा मेसी होने के बाद वो चार्ज मूव तो करेगा, और जब भी ये चार्ज मूव करेगा एक वेलोसिटी v के साथ ही मूव करेगा। बट इस समय जो फोर्सेस उस पर एक्ट करने वाली है वो दो प्रकार के होंगे, मैग्नेटिक भी होगी और इलेक्ट्रिक भी होगी। उस पर दो प्रकार की फोर्सेस जो है वो एक्ट करेगी, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी। मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको हम लोग लिखते हैं Q V क्रॉस B से, और इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हैं हम लोग क्यू ई से। अगर किसी को याद है तो ऑप्शन, नहीं याद है तो याद रहे इट इज क्यू ई। हो सकता है कि मैं क्यू को कॉमन लूं तो बी क्रॉस बी प्लस ई, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट क्यू जो है चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आया? पक्का? बस आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस नाउ। ग्रेट। कंसिडर consider the movement of the charge, ठीक है, is in the direction of magnetic field such that theta is 0. What is the value for Lorentz magnetic force? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चलूं, ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स का वैल्यू क्या है? वेरी गुड। अगर थीटा मेरा होता है 0 डिग्री तो यहाँ पे क्यू वी भी साइन थीटा में जो फोर्स लगेगा दैट इज 0, क्योंकि साइन 0 बनता है 0। बट क्या वही एक रीजन हो सकता है लॉरेंस फोर्स के 0 होने का? हो सकता है कि मेरा v जो है वो भी 0 हो, ठीक है, हो सकता है कि मेरा v का वैल्यू 0 हो, और उसके कारण भी बहुत दफे देखा जाता है कि लॉरेंस फोर्स जो होता है वो 0 हो सकता है। कौन हो कौन हो कौन हो? किसने हाथ उठाया? गिरिजा, क्या बेटा, क्या पूछना आपको? सर मैग्नेटिक फोर्स का सेकंड फॉर्मूला रिपीट करोगे प्लीज? मैग्नेटिक फोर्स का सेकंड फॉर्मूला, एक साइन मिनट। थीटा वाला। ये वाला बोल रहे हो कि ये वाला बोल? ये वाला, हाँ वो पहला वाला, ये वाला, लॉरेंस राइट? फोर्स। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला जो है ना बेटा, दिस कम्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी से। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस इज द वैल्यू फॉर लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे v और b के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट खोलने का तरीका पता है ना आप लोग सबको? a क्रॉस b का जो वैल्यू होता है दैट इज a b साइन ऑफ थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। कौन हो कौन हो कौन हो कौन हो? तन्वी दीदी बोलिए। ठीक है, नहीं बोल रहे, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसके वजह से वैसा क्रिएट होता है। अब जैसा मैंने बोला एस इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एक बार रेस करो, 50 बार नहीं। कौन है ये? तुम लोग चैट बॉक्स में भी तो डाल सकते हो, रेस करने का क्या जरूरत है?
हाँ पुनीत पूछो क्या हो गया बेटा आपको? वाला आपको जाए ही नहीं रहता है आपके साथ मैसेज में। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। सर वो जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना हाँ लॉरेंस फोर्स का, हाँ। उसमें थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा क्या रिप्रेजेंट थीटा करता इज बेसिकली द एंगल बिटवीन V एंड B। अब अगर V इज अब जो मेरा चार्ज है अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उनके बीच का जो थीटा होगा ना दैट इज साइन थीटा। B का मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो, और उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है हम लोग। है? ओके सर। सर अभी चैट जो बॉक्स है में वो मेरा पूछना वेलोसिटी है, क्या? ठीक है। सर रेडी परफेक्ट। 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, नमाज खत्म, अजान खत्म होंगे फिर हम लोग इसको आगे खींचेंगे। रेडी, चलो एक बार ये सारा ये लास्ट लाइन ना सब लोग देख लो, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें मतलब डराइव तो नहीं करेंगे बट समझ में आना चाहिए। हेलो, बोलो कुछ। हाँ 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 हाँ, ओके। 1 महीने में नहीं लगेगा। हाँ हाँ समझ गया। अच्छा तो भी करते हैं क्या? हम्म, नहीं करने को तो प्रोजेक्ट का तो मैं कर रहा हूँ, सब केमिस्ट्री का उसको मैं बता दूंगा कैसे करने का, कैसे कैसे करने का। और फीस का नहीं चाहिए तो मैं अपने करती हूँ, दूसरा वाले भरेगा नहीं भर पाएगा कैसे करना। 100 रुपये का अगर एक बच्चा तो लाख रुपये तक जाते हैं। हाँ, मैं ठीक है, तो कैसे करेंगे, टाइम का इशू है। ये नीट का सब ना बहुत बड़ा था। हाँ, वो तो आ जाएगी रे।
वो कहते हैं ना टाइम कंज्यूम, नहीं नहीं जगह भी है, टाइम का इशू है, टाइम कैसे करेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या कोई फर्क, पर अपने घर के बाजू में रखिए, इशू टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करना उसको, मैं ना थोड़ा परसों तक ना सैटरडे को ना बोलता हूँ, एक बार बुलाते हैं उसको ना, पहले मिलकर देख कैसा है उसका प्रोजेक्ट। ठीक है। हाँ हाँ। फीस तो अपना वही है रे, फीस को मैं कम करते करते भी 5,000 कम करते चल, लेकिन उतना भी तो नहीं परवड़ेगा ना। लाख रुपया पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और 1 लाख रुपया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने ही पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री कोई और मैम पढ़ाएगी। ऐसा ऑनलाइन लेंगे तो भी चल, मैं कुछ बात कर लूंगा तो 70 तक कर देंगे, उससे नीचे नहीं करेगी मैम, बात कर। ठीक है, चलो। आई एम सो सॉरी, बीच में तुम्हारा थोड़ा टाइम खा गया। आ जाओ। एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, इसको मैं खोल सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो अभी हम लोगों ने देख लिया ना, वी बी साइन थीटा आता है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं बोलता हूँ कि अज्यूमिंग द थीटा इज 90 डिग्री, मतलब होता है कि मेरा जो पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, और मेरा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इधर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। वो कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। ऐसे सिनेरियोस में मेरा साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो साइन 90 बन जाता है, और साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग एफ बार बेसिकली बिकम्स क्यू वी बी 1, दैट मीन्स इट इज क्यू वी बी। अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करेगा, क्यू और वी को उस पार भेज दूंगा, तो एफ अपॉन क्यू वी इज माई वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका यूनिट क्या आएगा, सबसे पहला सवाल तो यही होता है। कोई तकलीफ नहीं है बच्चों, ऊपर फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। नीचे चार्ज है, चार्ज देख पा रहे हो, है ना? चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर अपॉन सेकेंड। समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे आगे तक पहुंच जाते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं टी, टी स्टैंड फॉर टेस्ला, टी स्टैंड फॉर टेस्ला। बात समझ में आया? टेस्ला, इसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या भी लिख सकते हैं बच्चों? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1 टेस्ला जो है वो उसका एसआई यूनिट है। ठीक है, वैसे इसका सीजीएस यूनिट भी है, एंड दैट इज गॉस। इट इज क्लियरली क्लेम्ड दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को पता रहे ही रहे। गॉस ऐसा यूनिट नहीं है, गॉस टेक्निकली देखा जाए तो सीजीएस यूनिट भी नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशनल यूनिट है जो ज्यादातर हम लोग यूज कर सकते हैं। आई वोंट कॉल इट अ सीजीएस सिस्टम का यूनिट, आई जस्ट कॉल अनदर यूनिट दैट इज गॉस। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू गॉस। तो डायमेंशंस भी अगर पूछे तुमको, किसी ने अगर गलती से तुमको डायमेंशंस पूछ लिया तो कोई नहीं सोचने का, इस पे आ जाना। अगर किसी को पता नहीं है डायमेंशन निकालने का तरीका तो यर इट डायमेंशन। न्यूटन का डायमेंशन तुमको बाकायदा याद होना ही चाहिए, इसके बिना तुमको कोई भी डायमेंशन का कोई फायदा नहीं, पता ही नहीं करता। अगर न्यूटन का डायमेंशन पता नहीं है तो कोई भी डायमेंशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वर्क लो, एनर्जी लो, पावर लो, कोई भी। ठीक है, कोई भी चीज का डायमेंशन मुश्किल हो जाएगा, बट न्यूटन का डायमेंशन तुमको आना चाहिए। सेकेंड, सेकेंड के लिए इट इज टी रेस टू 1 डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम के लिए इट इज आई रेस टू 1 टी रेस टू 1 इंटू मीटर, मीटर के लिए इट इज एल रेस टू। फ्रॉम हियर इट इज सो वेरी ऑब्वियस कि एल रेस टू 1 और एल रेस टू 1 तो कट हो जाएगा, टी रेस टू 1 और टी रेस टू 1 कट हो जाएगा, और जो बचा कुचा जो मेरे पास बच जाएगा ना बच्चों, इट इज एम रेस टू 1 टी रेस टू -2 आई रेस टू -1।
दिस इज द डायमेंशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या सभी को ये समझना है? जिस जिसको समझा था चैट बॉक्स में यस 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 टाइप कर दो। फिर 3, फिर 4 5 6 बस। हाँ, और एक ही बच्चा 5 बार ऐसे ना टाइप करे बेटा। ओ बच्चा तो रुक ही नहीं रहा, वो 50 बार टाइप कर रहा है। अपूर्व कितना भी टाइप कर ले, ये जिसने भाव देना नहीं वो देगा ही नहीं। तो चार्ज का डायमेंशन रिपीट। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, दैट इज करंट इनटू टाइम। तो उसी अनुसार से उसका डायमेंशन भी आता है I⁻1 T⁻1, क्योंकि करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सब मुंह में कट गया क्या? हाँ, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। आ, नहीं रे, मजे नहीं लूंगा, मजे लूंगा बट अरे कोई तकलीफ नहीं रे। एक चीज याद रखने का, ऑलवेज, एंड दिस इज फॉर एवर, दैट थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें बुरी होंगी, बट that is never going to be the end। नहीं बेटा, गॉस और सिंप्लीफाई नहीं होगा। कुछ चीजें अच्छी होती है लाइफ, कुछ चीजें बुरी होती है लाइफ में, बट एंड कभी नहीं। ये हमेशा याद रखो। जस्ट बिकॉज समथिंग बैड हैज हैपेंड डजंट मीन कि आगे हमेशा बुरा हो। तुमने देखा ही नहीं है सच में लाइफ में कुछ। लाइफ विल टेक टर्न्स and you're very small to be witnessing that। I'll just say, hang in a while, थोड़े मजे लो लाइफ के, फिर बाद में मजा आता है, फिर बाद में सही होता है। बिंदास शायरी जब मन करे तब बोल सकते हो तुम लोग, सबको है। मेरे लेक्चर में से दो चीजें एकदम, 2-3 चीजें एकदम अलाउड है। लेक्चर के दौरान खा सकते हो, लेक्चर के दौरान पानी चाय या कॉफी पी सकते हो, तो और कुछ पीने का अलावेंस नहीं है। और शायरी वायरी गाने वाने लिखने पर लिख सकते हो। यू कैन प्रदर्शन योर टैलेंट इन विच वेज। The next topic that we're going to study, so that type कर रहा, ये तो सच है। आज तुम लाइफ के मजे ले रहे हो, कल तुम्हारी मजे लेगी लाइफ। बट दैट डज नॉट मीन ना कि लाइफ खराब है। लाइफ इज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। देयर विल बी बैड थिंग्स हैपनिंग, बट नेवर, मैं बहुत लोग को देखता हूँ, लोग ना हमेशा लाइफ में ना बुरी चीजों को कोसते रहते हैं। मैं भी कोसता हूँ, नो डाउट होता है, बट कुछ होते जो जिंदगी भर कोसते रहते हैं। ऐसा नहीं करो, हैव फन, कोसो मत। These are all experiences, good and bad, and they only make you stronger and stronger. They never weaken you. And if you grow weak, the day you grow weak, समझ जाना तुम्हारा अंत आ गया। My only suggestion is, go through life. How bad, how easy it is, go through it. But never fall or never break. Never ever assume कि ये खत्म हो जाता है यहाँ पर। जहाँ तुमको लगता है ना कि सब खत्म हो रहा है, वहां से शायद एक नया चैप्टर तुम्हारा वेट करता रहता है, और हम डर के मारे पीछे चले जाते हैं और हमको वो चैप्टर नहीं मिलता। The only suggestion is, never ever feel that this is the end.
बिकॉज लाइफ टेक्स टर्न्स एंड लेजिट बुरे टर्न्स लेता है। तुमको पता भी नहीं होगा कब तुम्हारे फेवर में सब कुछ चले जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारे फेवर से सब कुछ छिन जाएगा। सो माई ओनली सजेशन इज हैंग ऑन देयर, स्टे देयर, वेट फॉर एवरीथिंग टू हैपन। कभी खुद करना, कभी लाइफ को खुद परफॉर्म करने देना, बट डोंट क्विट। द ओनली सजेशन इज डोंट क्विट, बस। देयर आर wonders happening all around the world at all times. You never know कि तुम्हारा नंबर कब आएगा। क्या पता कल सुबह तुमको एक बैग मिल जाए जिसमें 5 करोड़ कैश में हो सकता है तुम बैंक में 50,000 डिपॉजिट करने जा रहे हो पापा के, और कोई तुमसे ही चोरी करके भाग जाए। आइश, मेरे से दूर रह के भी वो बहुत कुछ रह रहे, क्या करूं यार। ओह माय गॉड, दैट वाज टू पेनफुल अपूर्वा। But as I said, good things are about to happen. Don't spoil your future just because something wrong happened to you now. 2 दिन का रोना धोना जरूरी है यार, दुख तो होना चाहिए, but don't spoil your future. Don't think कि ये end है करके। Life is never going to end until you have, क्या बोलते हैं, सांसें चल रही है ना, जब तक लाइफ एंड नहीं होती। Ask anybody, your parents, your brothers, your sisters, anyone who's older to you will know. Even some people who are younger to you will know about it. सर आपको क्या लगता है हमारा कोरोना की वजह से फ्यूचर में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 5 साल के बाद शायद कोरोना किसी को याद भी नहीं होगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा, तुम लोग फ्यूचर संभाल लोगे। हाँ, कोरोना के बहाने तुम सोचोगे कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा, तो यू गोइंग टू रिग्रेट इट। तुमको अपनी मेहनत को वैसे ही रखना है जैसा कोरोना नहीं था तब रख रहे थे। अगर कोविड नहीं होता, तुम जो जैसा काम करता ना वैसा ही अभी काम करो। सोचो मत कि कोविड आया ही करके, क्योंकि फ्यूचर में कोविड नहीं रहेगा। मैं बोले 1 साल के बाद नहीं रहेगा। अगर बच्चा कुछ इधर उधर रह भी गया ना कोविड, तो तुम लोग सब वैक्सीनेटेड हो गया, तुम्हारे फ्यूचर में कोविड का कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। 5 साल के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 10वीं और 12वीं या ग्रेजुएशन में क्या किया था। इम्पोर्टेंट है तुमको आता कितना है। सर हमारा सब 10वीं 12वीं कोरोना में हुआ है ना, तो उसका इफेक्ट तो तुम्हारे फायदे में कुछ नहीं रहेगा, उसका नुकसान हो सकता है। पढ़ोगे नहीं और तकलीफ में रहोगे तो नुकसान होगा, बट फायदा नहीं होगा कोविड का। ऑब्वियसली अपूर्व, एक नहीं, एक गैंग में होने की जरूरत ही नहीं है। हम दोनों एक ही है। तो एक डर होता है पेपर का, अब वो नहीं है, इसलिए थोड़ा लेजीनेस है। नहीं, मैं सिंगल युवा ग्रुप में नहीं आता हूँ फिर, अनफॉर्चुनेटली। बट पेपर का डर होना चाहिए। पेपर के डर की वजह से मत पढ़ो। रिमेम्बर व्हेन वी से, मेरे को एक चीज बताओ, कैन यू सी पीपल हाँ ओके अपूर्व, let this stop there. That's just a wrong statement. Some people are bad, some people are good. ऐसा नहीं सोचते सबके लिए। मुझे एक चीज बताओ, ये जो दिख रहा तुम लोग को, मैंने जो नाम लिखा है स्क्रीन पे, यूट्यूब पे समझने के लिए कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं ना। सर अगर आप हमारे इसमें बता रहा इंस्टाग्राम पे चमकने के लिए लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो एकेडमिक करियर में मेहनत क्यों नहीं कर सकते? हाँ, थोड़ा बोरिंग होता है, नो डाउट टू दैट। थोड़ा बोरिंग होता है पढ़ाई यार, मैं जानता हूँ चीज। क्योंकि यूट्यूब पे इंस्टेंट सक्सेस मिलता है, इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट सक्सेस मिलता है। एकेडमिक्स में 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल लग जाता है, और सक्सेस नहीं मिलता है शायद बहुत हो।
सब कुछ को मिलता है टेम्पररी सक्सेस, कुछ को मिलता है लेट सक्सेस, मिलता है। मैं यही बोलूंगा कि हम लोग जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, प्रमोशंस, पैसा, इन सब के पीछे भाग सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे क्यों नहीं भाग सकते? शुरुआत तुम्हारे एज में जो है सेल्फ डेवलपमेंट जो होती है वो एजुकेशन से होती है। एजुकेशन के भी दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है एकेडमिक डिपार्टमेंट और एक होता है मॉरल डिपार्टमेंट। ये तुमको सुशिक्षित करता हो, ये तुम्हें इंसान बनाता है। एकेडमिक डिपार्टमेंट तुमको पैसे दे सकता है और सुशिक्षित करता है, और मॉरल डिपार्टमेंट जो होता है वो तुम्हें इंसान बनाता है। और इस एकेडमिक से जो मिला है, जो पैसा और फेम मिली है ना, उसको हैंडल करने की ताकत देता है मॉरल वाला डिपार्टमेंट। तो अपने एजुकेशन को उसी हिसाब से बटोरो और उसी हिसाब से संभाल के रखो कि वो दोनों ही डिपार्टमेंट में काम कर जाए। मॉरल वैल्यूज लेके कोई फायदा नहीं होगा अगर एजुकेशन में तुम्हारी एकेडमिक्स खराब है। सिर्फ एकेडमिक्स रखोगे और घटिया इंसान बनोगे तो कोई तब भी कोई फायदा नहीं। तो बना लो। और सबसे इम्पोर्टेंट है सॉर्ट आउट योर प्रायोरिटीज। एग्जाम इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटीज इम्पोर्टेंट। सब तुम में से सभी बच्चों को पता है कि तुम सब के लिए सब कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है, वैसे तुम्हारा 12th का बोर्ड एग्जाम या फिर तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम, सभी बच्चों को ये पता है। तो प्रॉब्लम है कि हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है। हमको इंस्टा पे रील्स देखने ज्यादा पसंद है, पर फिजिक्स के या केम के या मैथ्स के या बायो के पेजेस पलटने पसंद नहीं है। एंड आई वोंट से कि ये तुम्हारी गलती है, गलती नहीं, मतलब तुम जानबूझ के कर रहे हो यार, पढ़ाई से बोर हो जाते हो इसलिए तुम लोग ये कर रहे हो। बट हैव यू एवर ट्राइड गिविंग योरसेल्फ इंसेंटिव्स? पढ़ाई करने के फायदे देखे हो? मजा आ रहा? चलो। Okay, I'm pleased, Deepak, for that question. I'm actually very happy you asked it, but I will talk about it later. जैसे मैंने कुछ महीनों पहले ना, कुछ महीने नहीं, कुछ हफ्तों पहले तुमको बताया था कि अगर एक दिन तुम लोग पढ़ लेते हो ना, यू काइंड ऑफ सेव 40,000 रुपीज। याद है कहीं एक दिन में 40,000 कमाने का तरीका? अपूर्व विल गेट ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप समटाइम। जरूर बात करेंगे हम लोग उसके बारे में, बट फिलहाल के लिए नहीं। आज के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक दिन था जिस दिन हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि एक दिन की पढ़ाई तुमको 40,000 रुपए दे सकते। ये चीज ध्यान में रखो। पढ़ने में मन नहीं लगे तो ये खुद को प्रॉमिस करो कि मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा और फिर 30 मिनट्स में फोन में गेम खेलूंगा, और फिर एग्जैक्ट 30 मिनट्स में ना अलार्म बजा के रखो, फिर ब्रेक लेना, 30 मिनट्स पढ़ना, फिर 20 मिनट्स का गेम करना, फिर ब्रेक लेना, 30 मिनट्स पढ़ना, फिर 10 मिनट्स का टाइम दो अपने टाइम पास के लिए रखना। आई गेस दैट शुड हेल्प। Always remember your utmost priority is not anything stupid. Your utmost priority is to create a successful future to you. और कुछ भी नहीं है इसका, सच बता। हाँ, तुम्हारे छलावे, तुम्हारे सामने बहुत कुछ आएगा, तो सब एक्चुअली कुछ काम का नहीं। पैसा बोलता है, पैसा सच में बोलता है, बट बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जो जिनके लिए पैसा नहीं लगता शायद। प्रायोरिटी सेट करो बच्चों। सर अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? ट्रूली स्पीकिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होता ही, नो डाउट दैट। YouTube is not easy, honey. YouTube is not easy. सिर्फ
वो कंटेंट पे डिपेंड करता है, और जो गालियाँ ज़्यादा देता है उसको ज़्यादा जल्दी फेवरेटिज्म मिल जाती है। जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा क्रिएट करता है उसको ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलती है। So YouTube is not easy. If you are a simple guy, it is difficult. Create something different, create something controversial, you will surely rock. Offline lecture कब होगा बताएंगे बेटा. Moral means it's a simple scenario where you know how to live life without harming anybody else. लास्ट वीक मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, इसलिए मैं लास्ट वीक लेक्चर नहीं ले पाया. ठीक है, चलो सिंगल मिंगल और हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे. बट अच्छा, तो अभी इस टाइम में हमें बुक हाथ में लेने का भी मन नहीं करता. ये इस टाइम का बात नहीं है, ये कभी मन नहीं करेगा, जीवन भर में मन नहीं करेगा. लेट मी से दैट टू यू ऑलरेडी. बट एज आई ऑलवेज से, लुक फॉर द गिफ्ट्स. फ्यूचर में क्या क्या गिफ्ट मिलने वाला है उसके बारे में सोचो. तुमको क्या वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है जो तुम पिक्चरों में देखते हो. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिविलेज्ड एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट. मतलब कितने तुम में से ऐसे है जो एक डिसेंट या अच्छी पैसे वाली फैमिली से आते हैं और कितने लोग नहीं आते हैं, मैं नहीं जानता. बट आई बिलीव कि अगर तुम्हारे पास ये एक चीज है ना, तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकते. सब नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें तो तुम लोग कर सकते. पार्टी करनी है तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई किसका घर खाली है वो बताओ. कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फार्म हाउस बताओ. कुछ लोग बोलते हैं कि कौन सा पब, कौन सा डिस्को, कौन सा लाइक क्लब खाली है वो बताओ. कुछ लोग बोलते हैं कौन किसका यॉट मिलेगा बताओ. वो डिपेंड करता है तुम कौन से जोन में आना चाहते हो. कुछ होते हैं जो फोन खरीदते समय ईएमआई में लेते हैं. कुछ होते हैं जो वन शॉट पेमेंट कर देते हैं. मेरे को वन शॉट पेमेंट करने वाले वैसे तो बेवकूफ लगते हैं, बट लेटेस्ट से कुछ मेरे जैसे गरीब होते हैं जो एंड्रॉइड लेते हैं. कुछ होते हैं जो iOS में आईफोन अभी भी 8 लेते हैं. कुछ होते हैं जो 9 लेते हैं, अब मेरे को पता नहीं. कुछ होते हैं जो X लेते हैं. कुछ होते हैं जो आईफोन 12 प्रो मैक्स लेते हैं. तुमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो. तुम्हें यहाँ रहना है या यहाँ रहना है, तुम्हें वो पता होना. कुछ होते हैं जो 20 की उम्र में अपना रिटायरमेंट प्लान कर देते हैं, 35 या 40 में रिटायरमेंट करके वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं. फिर इंस्टाग्राम पे वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं. कुछ वैन्स में निकल जाते हैं 20-22 की उम्र में. तुमको वो बनना है कि 20 की उम्र में तुमको एक्सेल शीट पे काम करना है क्यूबिकल में बैठ. वो याद है. द वेरी मोमेंट यू डिसाइड कि तुम्हें अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, ट्रस्ट में यू विल गेट योर इंस्पिरेशन टू स्टडी. और मेरा इंस्पिरेशन एक ही चीज है. मतलब आई डोंट रियली नो कि लोगों का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है. मुझे यहाँ से इंस्पिरेशन है. मुझे अगर दिख रहा है कि इस जगह पे मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं ज्यादा काम करूँ. अगर मुझे लगता है कि यार इस जगह पे पैसे कम मिलेंगे, मैं कम काम करूंगा. दैट्स इट. ये मेरा लॉजिक है. मतलब ये नहीं कि मेरे को कल को भजिए की क्या बोलते हैं, अ, ठेले पे भजिए के ठेले पे पैसा ज्यादा मिला तो मैं भजिए के ठेले पे काम करूंगा. बट टेक्निकली मेरे लिए ज्यादा ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है. कुछ लोग बोलेंगे, बट यही मेरा इकलौता इंटरेस्ट. सम पीपल विल कॉल यू मनी माइंडेड, सम पीपल विल जज यू, एंड सम पीपल विल से बुल क्रैप अबाउट यू. बट रियली डजंट मैटर. क्योंकि एंड में ना वो लोगों की कोई कीमत नहीं होती जो बाहर वाले होते हैं. जो अंदर वाले होते हैं ना,
उसको ही पता होता है कि इसका वैल्यू क्या है करके। आई हैव अ स्टूडेंट, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट। आई हैव अ वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट जिसका घर का कीमत है ना वो इतना है। ये उसके घर का कीमत है। उसके पिताजी ने ऋतिक रोशन का घर डिजाइन करवाया था। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वड़ा पाव नहीं खाया, और मतलब वड़ा पाव खाया है फिर भी, पर चाय की जो टपरी की चाय होती है ना वो भी नहीं पिया। आई एम जस्ट सेइंग दिस कि फ्यूचर में ना बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है, अपने को देखनी है। वो अगर बहुत कुछ देखना है ना, आज मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करोगे चलेगा, मर तो नहीं जाओगे। जहां तक मैं समझता हूँ इंसान को जीने के लिए 2 टाइम का खाना ही लगता है, और ज्यादा कुछ नहीं लगता। ढंग के अगर 3 जोड़ी कपड़े हैं ढंग ठीक ठाक के, और इज्जत से अगर 2-3 टाइम का खाना मिल रहा है, इंसान जी सकता है। बीमार पड़ गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जीने के लिए उतना काफी है। लेकिन टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ यू गॉट टू स्ट्रगल। नहीं, जाता आता नहीं रहता। अब ये साइक्लोट्रॉन मोशन पढ़ के ही जाना है। और मैं इतना बटबट किया मतलब ये नहीं कि पढ़ाए बगैर छोड़ दूंगा। आ जाओ साइक्लोट्रॉन मोशन पे। साइक्लोट्रॉन मोशन बोलते हैं, बहुत सिंपल बात करते हैं। इसमें ना अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये डायरेक्शन में, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आउटवर्ड, मतलब इमेजिन करो तुम्हारे फोन से बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी सब लोग क्या करेंगे पता है? सब लोग कैसे करोगे ये? 2 मिनट रुको, मैं जरा मेरा वीडियो ऑन कर। हैंग हो गया, हैंग हो गया। क्या मैं सबको दिख रहा हूँ? अभी देखो जरा 2 मिनट। अब ये जो तुम्हारा राइट हैंड है उसको उठाओ और उसमें FBI बनाओ। थंब जो होता है, सब लोग कैमरे की तरफ पॉइंट करो अपना हाथ। ठीक है, थंब थंब अंगूठा ये फोर्स रिप्रेजेंट करता है। तुम्हारी जो फर्स्ट फिंगर है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, और जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है वो तुम्हारा करंट रिप्रेजेंट करता है। अब अपने फर्स्ट फिंगर को ना, जो मैंने स्क्रीन पे सर्कल बना है, जो ब्लू कलर का सर्कल बना है ना, कौन सा वाला बताओ? ये वाला सर्कल। इस वाले सर्कल के डायरेक्शन में रखा है ऐसा बाहर की तरफ, मतलब तुम्हारा स्क्रीन जो है ना, तुम्हारा आंखों की तरफ तुम्हारा फर्स्ट फिंगर आना चाहिए। यू विल रियलाइज कि तुम्हारा जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में, एंड जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। कैन यू सी दैट? यहाँ पे गोल घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने इसमें एक चार्ज को रख दिया, वो चार्ज जो है ना वो बेचारा गोल 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 घूमता है। जब वो गोल 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 घूमता है ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। और हमारे हिसाब से तो यहाँ पे एक ही फोर्स है, QBB।
सेंट्रीपिटल आया कहाँ से? मैं v को और v को कट कर दूं तो mv becomes qbr। बस मेरे को इतना ही बताना, आज के लिए मेरे को इतना ही बताना था कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोमेंटम की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, दैट इज qbr। q is charge, v is magnetic field and r is the radius of this orbit, जिसमें वो गोल 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 गोल। क्या ये बात सबको समझ में आया बच्चों? टाइप पे यस इफ यू अंडरस्टैंड। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। कहता होता ना बच्चों, अगर मान लो कि मैंने मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा रखा, इधर रखा, लेट जस्ट, तो इसके ऊपर ना एक फोर्स लगता है और हम लोग सब जानते हैं कि वो फोर्स हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बट लॉजिक के अनुसार जो हम लोगों ने सीखा है, ये फोर्स क्यूबी के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि लॉरेंस फोर्स है। बस यही कॉन्सेप्ट को उठाया मैंने और मैंने v को v के साथ कट किया, mv आया मेरा qb आया, और मास इंटू वेलोसिटी होता है मेरा मोमेंटम, मेरे मोमेंटम की वैल्यू आ गई qb आया। बस इतना ही सिखाना था। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ गया? वेरी गुड। अभी देखो लेक्चर तो वैसे खत्म हो गया, बट आई विल वांट यू पीपल टू वेट फॉर सम टाइम एंड टेक स्क्रीनशॉट्स। मतलब मैं मैम को नोट्स भेज दूंगा, आई नो दैट, बट कैसा होता है ना, कभी कभी ना यहाँ से पीडीएफ जनरेट नहीं होता। जैसे एक बार आई गेस करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे हुआ था, पीडीएफ जनरेट नहीं हुआ था और मैं मैम को नोट्स नहीं भेज पाया और सबके पास शायद नोट्स आया नहीं उसमें। ठीक है, अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मैं 5 तक गिनूंगा और फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, screen change। Time to take screenshots। 1 2 3 4 5। Time to take screenshots। 1 2 3 4 5। Time to take screenshots। 1 2 3 4 5। Take screenshots। 1 2 3 4 5। Take screenshots। Once you've taken screenshot, you can leave। Once you've taken screenshots, you can leave, बच्चा लोग। And type a bye before you leave। Oh wow, that is nice। Yes, P is momentum, so 1 और 2 दिखाना एक बारी। Bye bye, Jess।